हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एजुकेशन रिसर्च एकेडमी पर मैं अहमद रजा आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दर्पण सूत्र, जिसको मैंने लिख दिया है अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र स्थापित करें। या इसी क्वेश्चंस को ऐसे भी पूछा जा सकता है, u भी तथा f के बीच संबंध स्थापित करें। जहां लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया u क्या है, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी। ये प्रश्न में भी लिखा हुआ रहेगा। v क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। f क्या है, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी। या इसी बात को ऐसा भी पूछा जा सकता है, सिद्ध करें 1/v + 1/u = 1/f। बहुत इंपॉर्टेंट, और इससे कई न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त होना बहुत जरूरी है कि ये फॉर्मूला आता कहां से है। तो इस फॉर्मूला पर ही हम लोगों का आज विशेष चर्चा होगा। और खास तौर पे जो मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ था कि इसका बेसिक मैथमेटिक्स जो यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को समरूप त्रिभुज, आपको याद होगा समरूप त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा नॉलेज बताए थे आपको कि अगर समरूप त्रिभुज अगर कहीं मान लिया जाए इस तरह का आपको दिख रहा है, सपोज दैट ये कोई दो त्रिभुज मैंने लिया ए बी सी, और एक त्रिभुज और मुझे दिख रहा है, मान लो ये दिख रहा है पी क्यू एफ। तो अगर ये त्रिभुज मुझे दिखा और ये समकोण है, मान लो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ये कोण और ये कोण समकोण है, मतलब दो कोण जब सम इक्वल हो जाए तो हम उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज। जो स्टूडेंट नहीं किए हैं पिछले वाला क्लास, तो उसको क्लास कीजिए और उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्शन जो बताया है उसको देखिए, क्योंकि जब तक हम बेसिक मैथ्स नहीं मुझे पता रहेगा तो डील नहीं कर पाएंगे, फंसते रहेंगे तब फिजिक्स के मैथमेटिक्स में। तो ऐसे सिचुएशन पे जब मैंने बताया था कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है तो हम इसको इस तरीका से डिनोट करेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू एफ। और आपको ये हक दिया गया है कि आप देखो जब कोई भी दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो आप ये लिख सकते हैं इसको ए बी बटा, जब ए बी बटा ये लिखा 90 डिग्री वाले एंगल से लिया तो यहां भी ले लो क्यू एफ, ये आप लिख सकते हैं। आप चाहे बोलेंगे बीसी लिखना है तो देखो बीसी बटा फिर क्या लिखेंगे पी क्यू, नो प्रॉब्लम, ये सही रहेगा। तो आपको ये हक हो जाता है कब, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तब ऐसा लिखने का अधिकार है। तो हम लोग आज के क्लास में इसी चीजों पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि इसको सिद्ध कैसे करें। एक चीज तो ये, दूसरी बात अगर एग्जाम में सिर्फ इतना बात पूछता है कि दर्पण सूत्र सिद्ध करें, दर्पण सूत्र को स्थापित करें, सिर्फ इतना बात पूछता है, ये नहीं लिखता है कि कौन से दर्पण में, अवतल में या उत्तल में, सिर्फ बोल दे कि दर्पण सूत्र स्थापित करें, सिर्फ इतना सा बात पूछ ले तो हमारे लिए इजी होगा कि सिर्फ मुझे अवतल या उत्तल में ले जाके किसी में भी एक में जाके कर लेना है। लेकिन अगर आपको पर्सनली नाम बोल के बोलेगा कि नहीं अवतल में सिद्ध कीजिए तो अवतल में सिद्ध करना होगा, उत्तल में सिद्ध कीजिए तो उत्तल में जाके सिद्ध करना पड़ेगा। ये आपके पास एक कंडीशन दिया जा सकता है एग्जाम में। तो हम लोगों को क्या करना है कि दोनों में सीख के रहना है, पहले से सीख लेंगे और बहुत इजीली रहेगा। प्योर मैथमेटिक्स है यूज और ज्योमेट्री का थोड़ा सा इस्तेमाल है, अगर आप ध्यान देंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो हम शुरू करते हैं आप लोगों के लिए इस फॉर्मूला को प्रूव करने के। जो बेसिक बात नहीं पढ़े हैं मैंने पढ़ा दिया, उसको देखें आप लोग। तो इसको हम पहले क्वेश्चंस को मिटा देते हैं, आप लोग लिख लें पहले क्वेश्चंस को, सही रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण में। हम किस में जा रहे हैं सिद्ध करने के लिए, अवतल दर्पण में। चलिए सर, अवतल दर्पण में हमको सिद्ध करना है, तो हम पहले पिक्चर बना लें, अवतल दर्पण का साफ पिक्चर बना लेंगे। अब क्या करेंगे, वही क्रिया जो करते आए हैं हम लोग, एक मुख्य अक्ष खींच लिया, ध्रुव वक्रता केंद्र पे मन से लीजिए, ये मुख्य फोकस हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, इसका कुछ नाम दे दीजिए प्रेम पूर्वक। नाम आपने क्या रख दिया इस दर्पण का, एक्स वाई नाम रख दिया। और वस्तु को रख दीजिए, कहीं भी रख के प्रूव कर सकते हैं हम। लास्ट क्लास में इमेज में कोई
कोई जबरदस्ती नहीं कि हम जैसा बनाए बुक में जैसे हो डील कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक वस्तु को रख देते हैं, ऑब्जेक्ट रख दिया। उस ऑब्जेक्ट का कुछ नाम दे दीजिए आप, ए बी नाम रख दीजिए, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, यहां से प्रकाश की किरण बिल्कुल समानांतर आई, ठीक है। अब समानांतर आई तो परावर्तित किरण किधर से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजर गई परावर्तित किरण, कोई दिक्कत। अब मुझे चूंकि प्रतिबिंब बनाना है, आपको याद होगा कि फिर मैंने क्या करना है कि एक किरण को वक्रता केंद्र से होकर गुजारना है, बस इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो ये प्रकाश की किरण मिली, तो याद होगा आपको तरीका कि ये वापस लौटेगी फिर इसी डायरेक्शन से, वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। तो यहां इसका प्रतिबिंब बना। इस प्रतिबिंब का कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक एवं उल्टा। इसका नाम हम लोग क्या देते थे, ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब वाला क्लास जो स्टूडेंट नहीं किया है तो पहले आप प्रतिबिंब वाला क्लास कर लीजिए बढ़िया से, क्योंकि अगर प्रतिबिंब आप नहीं जान रहे हैं बनाने के लिए कि किस तरीके से हम इमेज फाउंड करेंगे तो फिर दिक्कत होगी आपको इन सब चीजों पे, ठीक है। चलिए सर आगे थोड़ा देखा जाए। अब क्या करेंगे हम लोग, अच्छा थोड़ा सा छोटा हो गया था इसलिए इसको बड़ा कर दिया, ताकि कभी भी हम वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो टकराना चाहिए, तभी टकराने के बाद वापस फिर उसी डायरेक्शन में मुड़ेगी। क्यों मुड़ेगी, क्या रीजन, इसके पीछे दे दिए थे पूरा, पीछे हम लोग इस पे लेक्चर हो चुका था हम लोगों का। अब क्या करेंगे, अब आप लोगों को ये देखना है कि इसमें त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है। त्रिभुज बनता हुआ कितना नजर आ रहा है, देखो ए बी सी एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ए डैश बी डैश सी एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ए डैश बी डैश एफ एक त्रिभुज दिख रहा होगा, है ना। अच्छा यहां से एक लंब अभी डालेंगे हम लोग, एम से एल, एक रचना करेंगे। सबसे पहले इसका कुछ लैंग्वेज लिखना अनिवार्य है, लिखेंगे और बहुत इजी रहेगा, प्रूफिंग बहुत इजी रहेगा। आप पॉइंट पर आइए, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी और प्रैक्टिस बना के रखिए। माना एक्स वाई एक अवतल दर्पण है, माना एक्स वाई क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसके सामने ए बी एक वस्तु रखी गई है, जिसके सामने ए बी एक वस्तु रखी गई है। माना एक्स वाई एक अवतल दर्पण है जिसके सामने क्या रखी गई है, ए बी एक वस्तु रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वास्तविक एवं, देखो ये सब अपने से भी आप लिख सकते हैं, मेरी जरूरत नहीं है इन सब चीजों को लिखने की, बस आपको हम एक स्टैंडर्ड देना चाह रहे हैं, एक सिखाना चाह रहे हैं तरीका कि आप लिख कैसे सकते हैं इन सब चीजों को। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इन सब चीजों को लिखना, जो मैंने सीखा है बस उसी बात को लिखना है। प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वास्तविक एवं क्या प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त होता है, कोई दिक्कत। तो यहां से यहां तक कि पी से एफ के बीच की दूरी को आप क्या बोलते थे, याद होगा, एफ कहते थे। फिर आप वस्तु से ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को याद है, क्या बोलते थे, यू बोलते थे। पिक्चर थोड़ा साफ साफ बनाएंगे आप, इसलिए हम आराम से एक स्टेप टू स्टेप पिक्चर बना रहे हैं ताकि आप साथ साथ काम करें तो दिक्कत नहीं होगी, कोई भी पॉइंट को रटने की जरूरत है। अच्छा फिर ये हो गया आपका इमेज, तो ध्रुव से इमेज के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते थे, याद होगा आपको, ध्रुव से इमेज के बीच की दूरी को हम लोग भी कहते थे। चलिए सर यहां तक हम लोगों का पिक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करें, अब इसमें कुछ रचना कर डालते हैं, रचना करते हैं, रचना में हम क्या करेंगे, ये एमएल यहां से वही काम जो कर रहे थे लास्ट क्लास में भी, यहां से ये रचना में हम लोग यहां से लंब डाल देते हैं 90 डिग्री का कोण, क्या दे देते हैं, एमएल। तो रचना आपने क्या किया, एमएल इज परपेंडिकुलर टू दी पीसी, याद होगा।
एमएल किस पे लंब गिराए हो आप? पीसी पर डाले हो जी। या तुम बोलोगे सर हम एपी लिखना चाहते हैं, लिखो, इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं है। एमएल लंब डाल दिए किस पे? पीसी पे। चलिए अब क्या करें हम लोग? अब वही काम जो हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर पे, समरूप त्रिभुज हम लोगों को दिखाना है और पॉइंट टू पॉइंट पहुंचना है। समरूप त्रिभुज सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास अब कितने त्रिभुज मिले पहले आप ये काउंट कर लो। एक तो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ए बी सी, और एक त्रिभुज दिखता होगा ए डैश बी डैश सी, 2 हो गया। फिर एक दिखता होगा ए डैश बी डैश एफ, 3 हो गया। और चौथा दिखता होगा एम एल एफ। 4 त्रिभुज इस पिक्चर में है और इन चारों त्रिभुज का सही इस्तेमाल करके हम लोगों को ये फॉर्मूला प्रूव कर देना है। तो शुरू करें। सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये 2 त्रिभुज को लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इसको समरूप सिद्ध करें। तो बहुत आसानी से हम लोग समरूप सिद्ध कर सकते हैं। देखिए आपके सामने दिख रहा होगा एक कोण दिख रहा होगा ये वाला, ये कोण, और फिर ये दिख रहा होगा ये कोण। कितना डिग्री का? दोनों 90 डिग्री का है। त्रिभुज किस पे डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग? बी ए सी और ए डैश बी डैश सी पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो मुझे 2 एंगल दिखा देना है कि इक्वल है, सेम है। तो जब 2 एंगल अगर हम सेम दिखा देंगे तो ये मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा कि ये समरूप है। और जब समरूप हो जाएगा तो मैंने जो अधिकार बताया कि जब 2 त्रिभुज समरूप हो जाता है तो जो मुझे हक है लिखने का वो लिख सकता हूं। फिर अकॉर्डिंग टू फिगर काम करेंगे, देखिए, और क्यों करेंगे वो स्टेप टू स्टेप समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं कि ये 2 कोण को मैंने लिखा कि बराबर है। रियल देख लीजिए आप लोग, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो मैं इसे ऐसा लिखूं, कोण बी ए सी। एक चीज हमेशा याद रखना कि जिस कोण के बारे में आप लिख रहे हो वो हमेशा बीच में होनी चाहिए। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, कोण बी ए सी इज इक्वल टू कोण बी डैश ए डैश सी। क्या लिख सकते हैं इसको? बी डैश ए डैश सी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। अर्थात ये क्या है? समकोण है, समकोण है। कोई दिक्कत? ये काम हो गया। अच्छा, हम लोग ये भी जानते हैं बाबू कि अगर कोई ये रेखा है और इसको कोई तिर्यक रेखा कट करती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। ये ज्योमेट्रिक का चीज है जो आप अंडर 10 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहां देखिए आप इस चीज को, ये वाला कोण अगर मैं थीटा लेता हूं तो ये कोण भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये कोण और ये कोण आपस में इक्वल है। तो इसको हम लिख दें, अब देखो सी के बारे में बात करें, लिखेंगे बी सी ए बराबर ए डैश सी डैश बी। एवं देखो रटना कहीं नहीं है, एकदम तरीके से काम करो। कोण बी सी ए, क्योंकि सी के बारे में बात कर रहे हैं ना, सी को बीच में रखेंगे। कोण बी सी ए, ये ज्योमेट्रिकल रूल है बाबू कि जिसके बारे में बात करते हैं उसको हम हमेशा बीच में रखते हैं। कोण बी सी ए, यानी इससे पता चल रहा है कि आपने किसके बारे में जिक्र किया? सी के बारे में जिक्र किया। तो कोण बी सी ए इज इक्वल टू कोण ए डैश सी बी डैश, कोण ए डैश सी बी डैश। कोई दिक्कत? ये हो गया आपका कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं? बराबर होता है। तो क्या आप देख पा रहे हो कि त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, इन दोनों में मैंने 2 एंगल को आपस में क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गया तो ये दोनों आप क्या हो गया? समरूप त्रिभुज हो गया। तो हम लिखेंगे इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। कोई दिक्कत? जब इतना हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए अब मुझे क्या अधिकार है? अगर मैं चाहूं ऐसा लिखना, ए बी या बी ए, जो है लिखना, बी ए बटा बी डैश ए डैश, क्या कह सकते हैं? बी ए बटा
बी डैश ए डैश या ए डैश बी डैश, कोई दिक्कत नहीं है उससे, बराबर AC बटा ए डैश सी डैश, AC बटा ए डैश सी डैश। तुम बोलोगे ना सर हम पहले बी डैश ए डैश ऊपर लिखेंगे, बी ए नीचे लिखेंगे, कोई ऐतराज नहीं है, हो जाएगा उसमें भी। फिर आप चाहेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इतना ही सिचुएशन में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। मेरे ख्याल से कहीं दिक्कत नहीं है, सिचुएशन वही है जो मैंने बताया, काम वही करेंगे जो आपको तरीका बताया गया। अब क्या करेंगे, इतना कर लिया, अब हम लोग को क्या करना है, फिर अब लेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, एक है ना ये वाला नाम, एक है सॉरी, तो एक काम करो ऐसा लिखो, त्रिभुज एफ ए डैश बी, या ऐसा जो भी लिखना है लिखो यार, ए डैश बी डैश एफ एवं त्रिभुज, अब इसका नाम लिखो एम एल एफ से। फिर देखिए आप कहानी वहीं आती है घूम करके, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, 90 डिग्री है, तो डायरेक्ट लिखेंगे चूंकि कोण एफ ए डैश और क्या लिखेंगे बी डैश, इसके बारे में आपने बताया ए डैश के बारे में, बराबर एम एल एफ इसका कितना डिग्री, 90 डिग्री। हो गया कहानी एकदम। देखो कहीं इस हम लोग रटने की जरूरत नहीं, हम बार बार आप लोग को बोलते हैं रटना नहीं पड़ेगा अगर हम लोग काम करते हैं सिस्टमेटिक। तो ये हो गया हमारा काम। अब क्या करेंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, दिख रहा है आपको, बिल्कुल शीर्षाभिमुख कोण है, तो हम फिर वही काम करेंगे, लिखेंगे एवं कोण बी डैश एफ और फिर क्या है ए डैश इज इक्वल टू कोण एम एफ एल इज क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, हो गया। फिर वही काम लिखेंगे, सर ये मेरा दोनों केसेस बराबर है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, अब हमको लिखने का ये अधिकार है, इसलिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप है किसके, त्रिभुज एम एल बटा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एल एफ बटा ए डैश एफ। दिख रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज देखिए, नोटिस कीजिए, क्या आप इस बात से सहमत नहीं कि ए बी जो वस्तु की ऊंचाई थी यहां से बिल्कुल समानांतर गया है, तो ये एम एल और ए बी का ऊंचाई बिल्कुल सेम हो गया, कह सकते हैं, यानी ए बी जितना लंबाई है ए बी का वही लंबाई क्या है एम एल का। तो इन दिस केस हम लोग कह सकते हैं कि सर चूंकि एम एल जो है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, क्या कह सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कह सकते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि इस एम एल के स्थान पे कौन आ जाए, ए बी आ जाए, तो हम इस एम एल के जगह पे क्या लिख दिया, ए बी बटा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए डैश एल एफ बटा ए डैश ए। यहाँ पे देखिए, जैसे ही समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ इसमें आपको सब कुछ क्लियर नजर आएगा कि ये ए बी है, तो यहाँ पे क्या है ए बी, बी ए लिखो या ए बी लिखो ये सेम रहेगा। फिर यहाँ ए डैश बी डैश है या बी डैश ए डैश, यहाँ भी ए डैश बी डैश है, तो सेम चीज मिल रहा है, ऊपर वाला और बटे भी है, फिर नीचे वाला भी पार्ट्स मिल रहा है। तो ये वाला और ये वाला जब दोनों इक्वल है तो इसी प्रकार ये और ये भी आपस में इक्वल होना पड़ेगा। इस बात को समझिए आप। जैसे मान लिया जाए कि कोई इंसान है, कैट मान लो, सपोज करो कैट के बारे में बात करो, कैट मान लो कि कैट मान लो, सपोज करो कैट के बारे में बात करो, कैट मान लो कि हेन के इस इक्वल टू है, ठीक है, और कैट यही कैट जो है डॉग के इक्वल है। तो जब ये कैट हेन के इक्वल है और यही कैट डॉग के इक्वल है तो हेन और डॉग आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कैट के इक्वल कौन हुआ है, हेन, और उसके बाद कैट के इक्वल कौन हुआ है, डॉग। तो ये दोनों जब इनके इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। सेम प्रोसीजर अप्लाइड यहाँ पे होगा
कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में AC बटा ADC और LF बटा ADC ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटा कर लिख। तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या लिखेंगे, AC बटा ADC इज इक्वल टू LF बटा ADC। समीकरण 1 और 2 को मैच करने के बाद मैंने ऐसा लिखा, AC बटा ADC और फिर LF बटा ADC। कोई दिक्कत? अब ये हो गया आपका समीकरण 3। इतना करने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तो एल कहां आ जाएगा, पी के नजदीक। पहले भी कई बार बता चुके हैं इसमें, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो एल जो है पी के काफी नजदीक होगा। तो जब बाबू एल पी के काफी नजदीक हो जाएगा तो जहां हम एलसी बोल सकते हैं उसको क्या बोल सकते हैं, पीसी बोलेंगे। जहां एलएफ होगा वहां पीएफ हो जाएगा। जहां जैसे देखिए हम इसमें यूज किया जाएगा एलएफ, तो एलएफ को मैं क्या लिखूंगा, पीएफ। ठीक है, क्या देखो गौर से समझना, कंफ्यूज नहीं होना इसलिए। एसी जहां पे लिखा हुआ है, सपोज करो ए सी, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। क्या मुझे देखो नोटिस करो फिगर को, पी से ए के बीच की दूरी को मालूम है मुझे, पी से ए डैश के बीच की दूरी मालूम है, पी से एफ के बीच की दूरी मालूम है, लेकिन क्या एसी की दूरी कुछ मालूम है, नॉन नहीं है। तो ये नहीं मालूम है, इसलिए मुझे क्या करना होगा कि इसको कन्वर्ट उन चीजों में करेंगे जिसका मान मुझे ऑलरेडी मालूम है। तो ये हमारी सोच रहेगी। अब देखो इसको क्या करना है, एसी को अगर हम ऐसा लिख दे बाबू, पी से ए, पीए में पीसी घटाएंगे तो कौन बचेगा, एसी। कंफ्यूज हो रहे हो, फिर से समझो, यहां से पीए है पूरा, पूरे में इतना घटाएंगे तो यही ना बचेगा। तो अगर हम इसको ऐसा लिख दें, एसी को पीए माइनस पीसी डिवाइडेड एडएससी। अब आइए एडएससी के पास, वही हाल एडएससी के पास भी, एडएससी का भी डिस्टेंस मुझे मालूम, परफेक्ट मालूम नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, पीसी माइनस पीए डैश, इसको लिखेंगे पीसी माइनस पीए डैश। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो यहां समझिए इस तरीके से। मान लो कि ये, मान लिया जाए कि ये हुआ भागलपुर और ये हो गया आपका सबोर, ये हो गया सबोर, और यहां मान लो तिरपैती है। तिरपैती तक का बीच की दूरी हमको मालूम है कि ये 50 किलोमीटर है, और फिर सबोर के बीच की दूरी मालूम है कि ये 40 किलोमीटर सपोज दैट। तो अब बताइए कि भागलपुर और सबोर के बीच की दूरी कितनी हो जाती है। तो इस केस में क्या करेंगे, पूरे में 50 में 40 घटाएंगे, कितना बचेगा 10, तो ये 10 किलोमीटर बचा। सेम प्रोसीजर अप्लाइड यहाँ पे किए हैं। एसी निकालना है तो क्या करेंगे, पीए में पीसी घटाएंगे तो ये वाला निकल जाएगा। एडएस सी निकालना है तो पीसी में पी एडएस घटा देंगे, ये वाला पार्ट निकल जाएगा। वही क्रिया किया है। अब क्या है, इक्वल टू है तो इक्वल टू एल एफ। अब एल एफ पे क्यों नहीं किए, एल एफ का मान हम लोगों को ऑलरेडी मालूम हो जाएगा, क्योंकि एल एफ को ही हम लोग क्या कहेंगे, पी एफ कहेंगे। अभी बता दिया इस कंडीशन के तहत एल एफ बटा ए डैश एफ, ए डैश एफ को ढूंढिए। ए डैश एफ का भी दूरी मालूम नहीं है तो इसके साथ भी आपको वही व्यवहार करना पड़ेगा, पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ। तो पी ए डैश का भी डिस्टेंस मालूम है मुझे और पी एफ का भी डिस्टेंस मालूम है, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारा वैल्यू को रखेंगे, याद रखिएगा साइन कन्वेंशन मैंने पढ़ाया हुआ है, साइन कन्वेंशन याद रहना चाहिए। तो अब देखिए पहले बात करेंगे पी ए की, तो पी ए यहां से यहां तक की दूरी क्या है आपका, यू है। ठीक है, फिगर एकदम क्लियर होनी चाहिए, यहां से यहां तक की दूरी यू है। और लास्ट लेक्चर में मैंने साइन कन्वेंशन पढ़ाया हुआ है। साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं हम लोग, इस तरीके से, इधर हमेशा नेगेटिव, इधर हमेशा पॉजिटिव, इधर ये चलेगा पॉजिटिव, इधर चलेगा नेगेटिव, ऊपर चलेगा पॉजिटिव, नीचे चलेगा नेगेटिव। ध्रुव से इधर चल रहा है ना यू, ध्रुव से इधर है यू, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो पी ए की जगह क्या लिखना है, माइनस यू। क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, पीसी, पीसी कहाँ है, पीसी कहाँ है, पीसी ये हो गया आपका। तो पीसी का डिस्टेंस हो जाता है क्या,
पीसी हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आर, तो ये हो गया आपका आर। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पीसी आपका आर। जो होगा फिगर में आपको दिखाना पड़ेगा। पीसी हो गया आपका आर, आर भी क्या हो जाएगा, यहां से जितना होगा सब माइनस में ही आ रहा है, टेंशन मत लीजिए, ऑलरेडी माइनस पहले से है, तो माइनस आर। देखिए पीए का वैल्यू -2 डाला, इधर वाला है, तो माइनस पहले से है, अब पीसी माइनस आर में आएगा बटा पीसी, फिर पीसी क्या चीज में आएगा, माइनस आर में आएगा। पीए डैश किस में आएगा, पीए डैश हो जाएगा आपका, पीए डैश को यहां से यहां तक डी करते हैं, डी किस में आएगा, ये माइनस में आएगा, माइनस डी। चलिए क्लोज कीजिए, इक्वल टू आइए, एलएफ को क्या कहेंगे, एलएफ को क्या कहेंगे, पीएफ कहेंगे, बिल्कुल, एलएफ इज कॉल्ड पीएफ। ओके, पीए डैश, पीए डैश, पीए डैश को हम क्या कहेंगे, पीए डैश को हम कहेंगे भी, तो इधर में ही आएगा माइनस भी, माइनस पीएफ को क्या कहेंगे, पीएफ को कहेंगे माइनस एफ, तो माइनस एफ। चलिए सर अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। इतना रख दिया हम लोगों ने, अब इसको क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, माइनस यू, माइनस माइनस प्लस आर, माइनस आर माइनस माइनस प्लस भी। पीएफ का वैल्यू कितना होगा, पीएफ का वैल्यू एफ, तो एफ किस में हो रहा था, माइनस में, तो माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेने के बाद क्या होगा देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई कीजिए। मैथमेटिक्स से थोड़ा ध्यान पूर्वक करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। पहले लिख लीजिए, माइनस एफ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आर प्लस बी से, तो गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस यू भी, माइनस प्लस माइनस यू एफ, फिर प्लस माइनस माइनस आर बी, फिर प्लस 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 आर एफ। अब इधर आइए, एफ गुना है तो माइनस माइनस प्लस आर एफ, फिर प्लस माइनस माइनस एफ बी, ठीक है। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, सबको, इनको जो है, इन सारी चीजों को उठा के ले आइए इधर, फिर समझ में आएगा क्या। यू बी माइनस यू एफ रहने दीजिए, माइनस आर बी प्लस आर एफ, ये प्लस वाला आर एफ को उठा के ले आइए तो माइनस आर एफ, ये वाले माइनस को उठा के ले आइए प्लस, इधर क्या बचा, जीरो। देखिए तो क्या जा रहा है, आर एफ और आर एफ, ये अब क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद हम लोगों को क्या लिखना है, समझिए, यू एफ और आर के ऊपर पहले से जानते हैं, आर इज इक्वल टू 2f, क्या हम इस जगह आर की जगह में, इस आर की जगह में क्या लिख देंगे, 2f, और कौन पहले से खड़ा है, v प्लस एफ इज इक्वल टू कितना, 0 हो गया। अब देखिए यू वी माइनस यू एफ, 2 यहाँ एक भी 2 पीस है, यहाँ एक भी 1 पीस है, तो माइनस 2 एफ बी में प्लस एक एफ बी घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 एफ बी, इसका टू कितना, 0 हो जाएगा, राइट। तो अब क्या करेंगे, इनको इधर भेज देंगे, जितना माइनस वाला है उधर भेज दो, प्लस वाले इधर, यू भी प्लस वाला है, इसको उठा के इधर ले आइए, प्लस एफ बी, कोई दिक्कत, हो गया काम। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दे दीजिए। यहाँ पर ही आपका आंसर हो चुका है, दर्पण फॉर्मूला हो चुका है यहाँ पे, लेकिन इसी चीज को थोड़ा सा फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला में क्या करते हैं, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर यू भी एफ से दोनों तरफ भाग दे देंगे, यू भी बटा यू भी एफ इसका टू, इसमें भी पूरे में देंगे तो इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा, यू एफ बटा यू वी एफ प्लस एफ बी यू वी एफ। देखिए कुछ कट रहा है क्या, कट के कैंसिल होने के बाद मेरे ख्याल से ये बचेगा, ये यू एफ भी कैंसिल, एफ बी भी कैंसिल, तो आपके पास रिमेनिंग बचा 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। दिस इज mirror formula, which is mirror formula। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया से समझे। अब हम लोगों का ये प्रूफिंग हो चुका, आइए अब हम लोग उत्तल दर्पण में देखते हैं। उत्तल दर्पण में हम इसको पूरा फॉर्मूला प्रूफ नहीं करेंगे, वो आप लोगों के ऊपर जिम्मेवारी रहेगी, थोड़ा सा हेल्प करेंगे पिक्चर में, तो बिल्कुल काम वही करेंगे जो हम लोगों ने अवतल में किया, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत इजीली कर सकते हैं। ये उत्तल दर्पण का पिक्चर बना लिया,
चलिए इसे फटाफट देख लीजिए। उत्तल दर्पण आप लोग अपने से करें, पहले बुक का इस्तेमाल ना करें, पहले अपने माइंड का इस्तेमाल करें, जो मैंने कॉन्सेप्शन सिखाया है उसका इस्तेमाल करें और बनाएं, कहीं दिक्कत नहीं होगी। ये आपने क्या करना है, एक्स वाई मान लेना है, और ये हो गया आपका ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गया मुख्य फोकस। आप वस्तु को कहीं भी रख सकते हैं, उठा के ले आइए यहाँ से। चलिए ये वस्तु को आपने रख दिया, इमेज बना रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से प्रकाश की किरण आई, बिल्कुल आपतित किरण हुई, आपतित किरण हुई तो वो परावर्तित होकर के इधर जाएगी और उसको प्रतीत करवाएंगे कहाँ पे लाके, मुख्य फोकस पर, जो मैंने इमेज में सिखा दिया है। और दूसरा प्रकाश की किरण क्या करेंगे, ये वक्रता केंद्र के लगभग से जाएगी, लेकिन वो रिटर्न इधर से ही आएगा, क्योंकि ये परावर्तक सतह है, इस पार तो आ नहीं सकता, तो हम लोग मात्र क्या करेंगे, सिर्फ प्रतीत कराएंगे, प्रतीत करवा दिया। इसका इमेज कहाँ बनता हुआ आपको नजर आ रहा है, इमेज यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है उत्तल दर्पण में। अगर आपने इसका नाम ए बी रखा हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, ए डैश बी डैश। फिर वही काम करेंगे, ये एम हो जाएगा, यहाँ से एक लंब डाल देंगे, किस पर लंब डालेंगे, पीसी पर लंब डालेंगे। वही क्रिया जो हम लोग किया था, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी लगेगा आपको ये सब चीज पढ़ने में, फिर रटने की जरूरत नहीं है। जो परेशानी हो रही थी कि फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, मैथमेटिकल पोर्शन है, वो टफ बनता चला जाता है, आप बिल्कुल मेरे साथ काम करें, कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आपको इसमें 4 त्रिभुज फिर से लेना है। कौन कौन सा त्रिभुज आएगा, ए बी सी एल सी। इसमें फायदा क्या हो जाएगा, एक तो मुझे ए बी सी और एल सी लेने में क्या हो जाएगा, ये कोण जो है दोनों त्रिभुज के लिए, तो ये कोण तो दोनों त्रिभुज के लिए इक्वल हो जाएगा। अब बाकी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, 90 डिग्री का, तो दो त्रिभुज में आप समरूप ऐसे ही शो कर देंगे। फिर क्या करेंगे, एक त्रिभुज आपको फिर दिखेगा एम एल एफ, फिर बी डैश ए डैश एफ, 4 त्रिभुज हो गया। फिर ये वाला भी कोण दोनों त्रिभुज के लिए सेम हो जाएगा, और ये कोण हो जाएगा। कितना आसान मेथड आता है नजर आ रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे सर, घर में बढ़िया तरीका से पहले जो मैंने सिखाया है उसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। बढ़िया से प्रैक्टिस करने के बाद इस फिगर पर काम करेंगे। कोशिश पहले आपकी ये होनी चाहिए, खुद से सॉल्व करें, खुद से प्रूव्ड कर दें फॉर्मूला को। जब आप एक बार खुद से फॉर्मूला प्रूव्ड करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बनेगा और लगेगा कि नहीं मैं खुद से कुछ काम कर रहा हूँ। उसके बाद अगर फिर भी परेशानी हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें या बुक का हेल्प ले सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।